हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज 13 जनवरी है और करंट अफेयर्स के हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइक डेली वी डू। दिस इज आवर प्रोफाइल, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का आपका है डिलिमिटेशन एक्ट पे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। रीइमेजिनिंग डिलिमिटेशन, द हिंदू का आर्टिकल है। डिलिमिटेशन प्रोसेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि डिलिमिटेशन एक्ट और उस प्रोसेस के थ्रू जो चीजें होती हैं उस एक्ट को लेके क्वेश्चन है। डिलिमिटेशन रेफर्स टू रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस। कह रहे जो कंस्टिट्यूंसीज होती है ना, जैसे न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी है, मान लो चांदनी चौक कंस्टिट्यूंसी है, इस तरह की कंस्टिट्यूंसी का रीएडजस्टमेंट हुआ। एंड सेकंड ऑप्शन इज डीलिमिटेशन इज कैरीड आउट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स। कह रहे एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। थर्ड ऑप्शन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटेशन, इस प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है? इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। कह रहे ऑब्जेक्टिव क्या है? वन पर्सन वन वोट को इंश्योर करना। ओके, सो गो थ्रू द ऑप्शंस अगेन एंड देन टेक पॉज ऑफ 5 सेकंड देन मार्क मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज आपका जो सेकंड ऑप्शन है। ओके, सेकंड ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ये जो काम है ना, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। ओके, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है ये, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। उसका मैंडेट ये नहीं है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। देन दिस इज करेक्ट कि हाँ, डिलिमिटेशन का मतलब ही ये है कि जो बाउंड्रीज होती हैं उसको एडजस्ट करना, कभी साइज को घटाना बढ़ाना, या दो बाउंड्रीज को हटा के तीन बना देना, ये घटा के एक कर देना। ओके, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट। कि ऐसा हो कि रीजनल पैरिटी हो, मान लीजिए कि एक वोट अगर दिल्ली में है और एक वोट अगर केरला में है, तो उनकी वैल्यू इक्वल रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पे वोट की वैल्यू कम है, कहीं पे वोट की वैल्यू ज्यादा है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन मेंबर होते हैं, राइट। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन गवर्नमेंट असर्शन रीजनिंग। असर्शन क्या कह रहा है? द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एक्सेस टू स्मार्टफोन सोर्स कोड एज अ नेशनल सिक्योरिटी मेजर। और रीजन क्या है? सोर्स कोड एक्सेस अलाउज अथॉरिटीज टू एनालाइज वल्नरेबिलिटी एंड टेस्ट डिवाइसेस फॉर malware थ्रेट्स। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। अब देखो, एसर्शन क्या कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि स्मार्टफोन जो है उसका सोर्स कोड चाहिए। एंड वो क्यों चाहिए? बिकॉज एज ए नेशनल सिक्योरिटी मेजर। और रीजनिंग क्या कर रहा है कि देखो, कारण इसका क्या है कि जो हैकर्स होते हैं या फिर जो आपका मैलवेयर होते हैं, वो सोर्स कोड में जो वल्नरेबिलिटी होती है उसका यूज करके फिर आपको हैक करते हैं डिवाइसेस को। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें सोर्स कोड दो, जिससे कि हम क्या करें, जो फायरवॉल बना रहे हैं, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहे हैं, उसमें इन चीजों को इंक्लूड करें कि मॉलवेयर का थ्रेट जो है वो नहीं हो। तो रीजन जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत स्कीम, ये स्कीम से क्वेश्चन है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कह रहे हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉस्ट का शेयरिंग होगा, मतलब फंड वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन इज इट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह को लेके खर्चे हैं उसको लेके 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, मतलब हर साल का 5 लाख का कवरेज होगा। थर्ड ऑप्शन इज बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि बेनिफिशियरीज को कह रहे हैं कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द स्कीम हैज टू कंपोनेंट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कह रहे हैं इसके अंदर दो कंपोनेंट है। ओके, सो पॉज द वीडियो, गो थ्रू द ऑप्शंस एंड देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो एक ऑप्शन है इसमें ये इनकरेक्ट है। यहाँ आप लॉजिक्स आप लगा सकते थे कि रेयरली ऐसा होता है कि इंडिया में जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड के बेस पे हो, क्योंकि मेजोरिटी पीपल अभी भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करते। देर आर मेनी पीपल हु इवन इफ दे आर कमिंग अंडर द टैक्स नेट, तब भी वो फाइल नहीं करते। तो जो पुअर है, जो गरीब है, वो कहाँ करेंगे? तो एसईसीसी जो आपका था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, उसका डेटा यूज किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। ओके, सो थर्ड वन इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट टू एंड थ्री सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस देता है 5 लाख का पर फैमिली। और जो फोर्थ है ये दोनों सही है, कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर वाली चीज, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर घर के आसपास आपके होगा, गांव देहात में होगा। और दूसरा चीज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट है इसलिए भी कि हेल्थ इंश्योरेंस पे गवर्नमेंट ने जो आपका जो टैक्स है उसको जो है चेंज किया है। ओके, ठीक So है। now coming to question number 4, with reference to Protection of Children from Sexual Offences Act,
POCSO. Consider the following statement. First, the consent of a child is legally valid in determining sexual offences under the Act. Second, the Act adopt a gender-neutral definition of both victim and perpetrators. Third, the Act treat all sexual act against children as offences irrespective of apparent consent. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है. अब देखो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड इज लीगली वैलिड इन डिटरमाइनिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट. तो ये गलत है. बिकॉज चाइल्ड हो सकता है कि वो बहुत छोटा हो, ही इज नॉट एबल टू से समथिंग, राइट. तो ये जो है ये गलत है. सेकंड जो है दैट अडॉप्ट अ जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन, ये सही है. तो इन टर्म्स ऑफ द पर्सन हु इज अफेक्टेड वेदर ही इज मेल और फीमेल, दोनों ही केसेस में ये एक्ट अवेलेबल है. और थर्ड क्या है, द एक्ट ट्रीट ऑल सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन एज ऑफेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एपरेंट कंसेंट, ये सही है, राइट. एपरेंट कंसेंट जो है वो इररिलेवेंट है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 2 और 3. यहाँ पर आइडिया आपका यह है कि जो क्राइम करने वाला है वो लड़का और लड़की दोनों, मतलब जेंडर न्यूट्रल है, दोनों ही इसमें इस क्राइम के अंदर काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है. विक्टिम तो यही जा रहे हैं, क्रिमिनल्स को भी काउंट किया जा रहा है इसमें, दोनों ही केस में. द हिंदू में कवर किया गया 3-4 आर्टिकल, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉक्सो एक्ट इस साल के लिए आपका. विद रेफरेंस टू क्वाड, अगेन क्वाड जो है कवर किया गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द क्वाड इज अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस विद म्यूचुअल डिफेंस ऑब्लिगेशन. कह रहा है कि मिलिट्री अलायंस है और डिफेंस ऑब्लिगेशन है इसके अंदर. देन क्वाड प्राइमरली फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक. कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को जो है आपको फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव बना के चलना है. देन कह रहा है क्वाड डेलिबरेटली अवॉइड्स अ ट्रीटी बेस्ड स्ट्रक्चर. कि कह रहा है जो ट्रीटी बेस्ड स्ट्रक्चर है ना उसको डेलिबरेटली अवॉइड किया जा रहा है क्वाड के अंदर. ओके. देन अब आप इसको पॉज कीजिए, मार्क कीजिए. सो यस, दिस वन इज राइट कि इसमें जो है डेलिबरेटली अवॉइड किया गया है, लीगल चार्टर वगैरह नहीं है, इंटेंशनल है ये चीज. इससे क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप चीज टाइम के साथ चेंज कर सकते हो या स्कोप को वेरी कर सकते हैं इसमें. तो थर्ड वन इज करेक्ट. देन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को जो है क्या करना है, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रखना है. ओके. बट द फर्स्ट वन इट इज, जो फर्स्ट वन है आपका फॉर्मल मिलिट्री अलायंस, तो ये इनकरेक्ट है, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है. ओके, दिस इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस. ओके, देर इज नो म्यूचुअल सिक्योरिटी गारंटी, कोई लीगल या डिफेंस वाली चीज इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है मिलिट्रीली. ओके. इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वाड में मेंबर कौन कौन है, क्वाड के मेंबर जो हैं वो कौन कौन है. So now coming to question number 6, with reference to the Arbitration Council of India, consider the following statement. First, the primary role of the council is to adjudicate dispute arising from commercial arbitration. Second, the council was envisaged as a regulator and promoter of institutional arbitration in India. Third, delay in constituting the council has implication for India's aspiration to become a hub for international arbitration. Right? तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को. ठीक है. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि द प्राइमरी रोल ऑफ काउंसिल इज टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल आर्बिट्रेशन. तो जो आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये डिस्प्यूट सेटलिंग बॉडी नहीं है, राइट. ये डिस्प्यूट्स, ये एक फैसिलिटेटर है, ठीक है. फंक्शन इसका काम डिस्प्यूट सेटलमेंट का नहीं है. तो ये गलत है. और जो आपका रेगुलेटरी बॉडी होता है ना उसमें आता है ये. फिर सेकंड क्या ऑप्शन कि काउंसिल वाज एनविजाज्ड एज अ रेगुलेटर, तो रेगुलेटर का काम है इसका, एंड प्रमोटर ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. थर्ड क्या, डिले इन कंसिस्टिंग द काउंसिल हैज इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज एस्पिरेशन, ये भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 2 और 3 ओनली. और डिस्प्यूट के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, तो ट्राइब्यूनल्स वो काम करेंगे, जय सर ने कहा उसका काम है और रेगुलेट करना. देन असर्शन रीजन पे क्वेश्चन अगेन, क्रिप्टो करेंसी काफी न्यूज में है. Cryptocurrency exchanges in India are subjected to stricter KYC norms compared to many traditional financial intermediaries. कि मान लो बैंकिंग वाली चीजें, अदर चीजें हैं, उसमें जो केवाईसी नॉर्म है उससे ज्यादा कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लगाया गया है. देन क्रिप्टो एसेट्स पोज अ हायर, ये रीजन दे रहे हैं, रीजनिंग, पोज अ हायर रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग ड्यू टू स्यूडोनिमिटी एंड क्रॉस बॉर्डर नेचर. कि कह रहा है पहले केस में कि हायर केवाईसी नॉर्म लगाया गया है, सेकंड केस में कह रहा है क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन जो है ना एनोनिमिटी वगैरह की वजह से यूटिलाइजेशन ज्यादा है मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में, इस वजह से रिस्क ज्यादा है, इसलिए यूज के ज्यादा इस पे लगाया गया केवाईसी नॉर्म. तो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. सो आप एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे आप कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, एंड जो आर है रीजनिंग है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. ओके, सो बोथ आर, ए इज आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. ओके.
Now, coming to question number 8, with reference to community forest resource CFR right under the Forest Right Act, consider the following statement. The first क्या है? CFR rights are vested in individual forest dwelling household for commercial exploitation of forest. Second, Gram Sabha are recognized as the authority to protect, regenerate, conserve, and manage community forest resources. Third, CFR management plans must be prepared by communities before being aligned with the Forest Department's working plan. Fourth, the Forest Right Act places forest governance exclusively under the control of the Forest Department. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए कि सीएफआर राइट्स आर वेस्टेड इन इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलिंग हाउस होल्ड, ये गलत है। जो आप देखो सीएफआर का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, तो इंडिविजुअल पे कैसे हो सकता है, वो कम्युनिटी राइट्स है तो कम्युनिटी के ऊपर होगा, तो पहला गलत है। सेकंड जो है वो ग्राम सभा जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है सीएफआर के अंदर, राइट, कि वो इसके अंदर एक यूनिट है, तो वो सही है आपका। थर्ड जो है सीएफआर मैनेजमेंट प्लान्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय कम्युनिटीज बिफोर बीइंग अलाइंड विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्किंग प्लान, ये भी सही है कि पहले कम्युनिटीज प्लान बनाती हैं फिर उसको अलाइन किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्किंग प्लान के साथ। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि एफआरए प्लेसेस फॉरेस्ट गवर्नेंस एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये गलत है। ठीक है, ये फॉरेस्ट पहले देखो एफ जो आपका ये सीएफआर राइट है उसके आने के पहले ही जो भी चीजें होती थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्सक्लूसिव होता था सब कुछ, लेकिन जब ये आया आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके बाद क्या है कि उसको डाइल्यूट किया गया जो कंट्रोल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो अब जो है एक्सक्लूसिविटी उनकी बहुत कम हो गई, बहुत सारे राइट ग्राम सभा के पास है, कम्युनिटी के पास है, तो एक्सक्लूसिविटी कम हो गई है। तो जो करेक्ट आंसर होगा बी ओनली टू। So, ये आज का आपका मेन सा क्वेश्चन है। पॉज कर दो आप इसे और नोट डाउन कर लो और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट इस साल के लिए आपका। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।